नमस्कार छात्रों, मैं विवेकानंद झा आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द ग्रेट लर्निंग पॉइंट में। जैसा कि वादा है आप लोगों से कि सीटेट के दिसंबर के लिए हर एक विषय की तैयारी मैं आपको करवाऊंगा और साथ में सपोर्ट के लिए मैंने आपसे आग्रह किया था कि आप लोग क्वेश्चन बैंक को बनाते रहिए। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज तक मैंने सारे विषयों को दिया। एक विषय अछूता था, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैथ्स पेडागोजी। इसका मैंने एक भी वीडियो नहीं दिया था क्योंकि शुरुआत हाल ही में हुई है और आपकी तैयारी भी करवानी है सारे विषयों की। तो आज मैं मैथ पेडागोजी के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और इसके 15 क्वेश्चंस को मैं समझाऊंगा। हूबहू पूछे गए प्रश्न हैं और सबकी व्याख्या भी यथासंभव मैं करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा इससे आप लोग लाभान्वित होंगे और गणित के पैटर्न को हल करने का, गणित के पेडागोजी के पैटर्न को हल करने का तरीका सीखेंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए भी हम वीडियो लाएंगे, बनाते रहिए फिलहाल। और अभी मैं इसके लिए लाया हूं, इसमें से कतिपय क्वेश्चंस जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये गारंटेड है। अब आप लोग इसको देखें, समय जाया नहीं करेंगे। अच्छे हैं, आपका समय कीमती, एग्जाम का समय नजदीक आता जा रहा है। मन में थोड़ी कौतूहलता, उत्सुकता, कुछ तनाव, ये सब आ रहे होंगे, लेकिन सबको अलग रखिए। सीटेट में भाइयों किसी से आपका कोई कंपटीशन नहीं है, इसलिए कोई तनाव नहीं होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। बस हमको 90 मार्क्स लाना है। कितना लाना है? 90 मार्क्स। पहले बिहार में बहाली मार्क्स बेसिस होती थी, यूपी में तो सुपरटेट पहले से था। अब बिहार में भी बीपीएससी निकालना है। आप लोग जानते ही हैं। तो बीपीएससी निकालना है तो बिना किसी से कंपटीशन किए, ओनली अगर 150 मार्क्स का एग्जाम है, मेरा 5 पोजीशन है, सभी पोजीशन में से मैं अगर 20 मार्क्स ले आता हूं किसी भी हाल में, तो 20 × 5 यानी कि 100 मार्क्स आपको आ जाएंगे और हंसते हुए आप सीटेट को पास करेंगे। अधिक से अधिक मार्क भी आएंगे, इसलिए बिंदास रहिए, वीडियो को देखिए, लाभान्वित होइए। अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए। मैं नित्य अब एक वीडियो दूंगा। कल एक वीडियो अपलोड हुआ है संस्कृत का, आज मैथ का जा रहा है, कल ईवीएस का जाएगा। ऐसे करके हर दिन अल्टरनेट सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिलेगा और थोड़ा थोड़ा मैं टाइम को बढ़ाता चला जाऊंगा। थोड़ा थोड़ा टाइम इसलिए बढ़ाऊंगा कि अधिक से अधिक कंटेंट क्वेश्चंस को मैं आपके समक्ष रख सकूं। आप लोग सहयोग देते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को देखिए, जरूर लाभान्वित होइएगा, जरूर फायदा होगा। मैं अब आप लोग का समय जाया नहीं करूंगा, जितनी बातें हैं क्वेश्चन पर हम करते रहेंगे। चलिए, तो जैसा कि आज मेरा सब्जेक्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप देख रहे हैं। इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस यहां लिखा गया, लेकिन मैं इसको 2 टर्म में आपके सामने लाऊंगा, 15-15 करके, ठीक है? क्योंकि 15 को अगर आज आप समझते हैं तो उस 15 के आधार पर आप कम से कम 450 क्वेश्चन अभी तक के पूछे गए क्वेश्चन बैंक्स में हल करेंगे और आपको जवाब भी पेडागोजी में 15 क्वेश्चंस के ही देने हैं। मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो को देख करके आप 10 नंबर मैथ के पेडागोजी में जरूर ले आइएगा। आप गौर से देखिए। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पर आइए, एकदम बिंदास होकर के, टेंशन फ्री होकर के देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं भी पूरे बिंदास रिलैक्स मोड में आपको पढ़ा रहा हूं। अब देखिए, कहता है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही और सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। आप जैसा कि जानते हैं कि मैथ कहां से शुरू होगा, तो मैथ शुरू होता है 31 नंबर से। या तो न्यूमेरिकल करे, जो क्वेश्चन हल करके बनाने होते हैं, या पेडागोजी का लेकर के आए, लेकिन मैथ शुरू होगा कहां से? 31 से 60 तक। कहां से शुरू होगा? 31 से 60 तक। तो इसलिए मैंने 31 से ही इसका नंबरिंग किया है, ठीक? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी हो तो कमेंट किया कीजिए। आप लोग कमेंट करने में बड़ा कंजूसी करते हैं भाई मेरे, बहन मेरे, जो भी हैं, आप जो भी देख रहे हैं, तो कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिए। चलिए आइए, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम? न्यूनतम मतलब क्या होता है? कम। तो यानी इसमें से हमको जो भी ढूंढना है, हमको निगेटिव आंसर को ढूंढना है। क्या ढूंढना है? निगेटिव आंसर को। अब क्वेश्चन आप समझ लिए, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, नहीं तो सारा दिख नहीं रहा है। चलो भाई,
हाँ, अब आप लोग को दिख रहा होगा। हाँ, ये पोजीशन ठीक है। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है, सबसे कम है? अब यहां पर हम चर्चा करते हैं। अब क्वेश्चन के पॉइंट्स को देखिए। पॉइंट्स को देखने के बाद देखिए, अभी एक क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं, इसका डिटेल बता दूं, इससे काम नहीं होगा। थिंकिंग आपको करना है, चिंतन आपको करना है क्वेश्चन को देख करके। मॉडरेट क्वेश्चन, क्या सही है क्या गलत है, और सही है तो क्यों सही है, इस पर में भी हमको बात करनी है। अब यहां आइए, तो इसमें गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? गणित के शिक्षण में सबसे कम किसका प्रभाव होगा? भाई पहले पॉइंट्स को पढ़ें। मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। चलिए इसको मैं थोड़ा सा रखता हूं। छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, ये कभी सही नहीं है। एज ए टीचर आप उसको स्वयं से पढ़ने के लिए, समझने के लिए, क्रियाकलाप करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ना कि आप पूरा हल बता देंगे, बउआ उतार करके कॉपी भर लो, हो गया तुम्हारा काम जय श्री राम। उसमें उसके मानसिकता का विकास नहीं होगा। हमारा क्या है, ध्येय क्या है, एनसीएफ ने क्या कहा है कि लगातार उनका सर्वांगीण विकास करना है। स्वयं करके जो वो सीखेगा, गणित ही है तो वो अगर हल करता है तो उसके दिमाग में क्या होगा, ज्ञान अस्थायी तौर पर आता है। प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, तो ये भी है, चलेगा। मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, तो यहां कहता है कि गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? तो यहां जो आपका जवाब होगा, वो जवाब मैं जाऊंगा 4 नंबर के साथ। मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, इसका प्रभाव सबसे न्यूनतम होगा। बच्चे को हम अधिक से अधिक क्रियाविधि मिलेंगे, हम अपने शिक्षण में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हाँ, शिक्षण के कुछ तरीके जरूर बदल सकते हैं, लेकिन शिक्षण को ही परिवर्तित करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। हम आत्ममंथन करेंगे कि कहां मैं निगेटिव हूं। यहां पर देखिए, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, ठीक है। ये सब छात्रों के गलत उत्तरों की पूरे हल देना, ये भी नहीं है। प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, ये भी नहीं है, हमेशा प्रतिपुष्टि ही नहीं देते हैं। तो ये परिणाम क्या आएगा, तो मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, ये सबसे कम प्रभावी है। ये सब हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ये बिल्कुल परिवर्तन करने लायक नहीं। इसका प्रभाव करने लायक तो है, लेकिन इसमें क्या है, कहता है कि न्यूनतम है, सबसे कम है। तो सबसे कम इसी का प्रभाव पड़ेगा, गणित के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना। सीटेट का पूछा गया क्वेश्चन है, नो डाउट दिया गया आंसर है, इसलिए अपने आप में आत्मसात करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, और वीडियो को पूरा देखिए, 1-2 क्वेश्चन से नहीं होगा। अब देखिए, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज एक आयत दोनों ही है, या वैन हीले के मानस चिंतन के किस चरण पर है? अब अच्छा क्वेश्चन आया भाई। वैन हीले सबसे पहले आया, वैन हीले। वैन हीले थे कौन, तो नीदरलैंड के एक जाने माने गणितज्ञ थे। कहां के थे, नीदरलैंड के जाने माने गणितज्ञ थे, जिन्होंने 1957 ईस्वी में अपनी पत्नी के साथ मिलकर के गणित के क्षेत्र में एक शोध किया, जिसमें छात्रों के मानसिक स्तर को 5 भागों में बांटा है। स्तर 0, स्तर 0, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, स्तर 4, इसको बांटा है। अब स्तर 0 में इन्होंने क्या कहा, चाक्षुषीकरण। बच्चा के लिए वो अस्तित्व होता है वस्तुओं को जो देखता है। दूसरे स्तर में है विश्लेषण करना। तीसरे है औपचारिक स्तर, और चौथा में अनौपचारिक स्तर। 5वां है दृढ़ता इनका, यानी स्तर 0 में हो गया चाक्षुषीकरण, 2 में हो गया विश्लेषण, 3 में क्या हो गया, अनौपचारिक स्तर, 3 में क्या हो गया, अनौपचारिक स्तर। सिट। उसके बाद स्तर 3 में आ गया अनौपचारिक स्तर, स्तर 4 में हो गया दृढ़ता। ये 4 बांटा गया। उन सबको मैं यहां डिफाइन करता हूं, यहां देखिएगा। यहां पर मैं आया है स्तर 0, यानी चाक्षुषीकरण, मतलब क्या हो गया, पहचानना, जिसको हम चाक्षुषीकरण में जानते हैं उसको पहचानना। स्तर 1 दूसरा हो गया विश्लेषण, दूसरा क्या हो गया, विश्लेषण। स्तर 3 में औपचारिक निगमन। निगमन मतलब क्या हो गया, पहले नियम और फिर हल, तो ये हो गया
निगमन आपका। अस्तर 2 दे दिया है, संबंध जानना 1 2 3 4। अब पहले मैं बता दिया, स्तर 0 चाक्षुषीकरण, स्तर 1 विश्लेषण, स्तर 2 औपचारिक निगमन, स्तर 3 अनौपचारिक निगमन, स्तर 4 दृढ़ता। यानी 5 स्तर में बैन हीले ने बांटा है। बैन हीले कहाँ के गणितज्ञ थे? नीदरलैंड के थे। कितने ईस्वी में प्रकाशित की अपनी पुस्तक को? 1957 ईस्वी में। अपनी पत्नी के साथ मिलकर के उन्होंने काम किया था। तो इसका आंसर कहता है कि बैन हीले किसमें? चतुर्भुज और आयत दोनों एक ही है। इस तरह की बातें की जा रही है। तो चतुर्भुज और आयत दोनों एक ही है, तो यह किस स्तर में आएगा? यानी विश्लेषण कर रहा। पहले तो चाक्षुषीकरण एक चतुर्भुज को पहचान लिया, अब आयत के गुणों का उसके अंदर विकास हो चुका है, वो उसमें विश्लेषण कर रहा है कि कौन सा आयत हो सकता है, कौन सा समचतुर्भुज हो सकता है, या दोनों एक ही हो सकता है। इस प्रकार का वो क्या कर रहा है? विश्लेषण कर रहा है। तो विश्लेषण कर रहा है, इसलिए इसका स्तर होना चाहिए 1 आंसर में। स्तर 1 विश्लेषण होगा। पहचान तो पहले चुका ही है वो, तो ये नहीं होगा, ये स्तर 1 होगा इसका आंसर। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का एक पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। भाई ये तो वितरण गुण, संबड़क नियम होगा, संबड़क गुण होगा। क्लियर है? क्यों होगा संबड़क? क्योंकि देखिए पूर्ण संख्याओं के इसमें संबड़क गुण होता है। जब 2 पूर्ण संख्याओं को गुना करके एक पूर्ण संख्या प्राप्त की जाए, जैसे a गुना b इजकल टू ए बी, इसको हम कहते हैं संबरक नियम। इसको क्या कहते हैं हम? संबरक नियम। साहचर्य नियम क्रम विनिमय नियम है। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? तो देखिए जैसे a गुना बी इजकल टू बी गुना ए, दोनों में जब बराबर परिणाम आता है तो इसको कहते हैं हम क्रम विनिमय। यानी क्रमों का आधा उलट फेर हम कर भी लें, परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको कहते हैं हम क्रम विनिमय नियम। वितरण गुण क्या होता है? उसी को बांट करके लिखा जाता है। मान लीजिए 8 है तो 2 जोड़ 4 जोड़ 2 कर दिए, वितरण में आ चला आएगा ये। तो इस प्रकार ये सीधे तौर पर आप याद रखिए कि 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। यह किस नियम की ओर उल्लेखित करता है? तो ये संबरक गुण की ओर उल्लेखित करता है। क्रम विनिमय हमने समझा ही दिया, वितरण हमने समझा ही दिया। अगले वीडियो में इन सारे नियमों को मैं जिक्र करूंगा। अभी क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है, मैं टाइम आपका नहीं लूंगा, इसलिए यहां पर मैंने इतना समझा दिया। 2 हल्का हल्का करके हम याद करेंगे ना तो याद रहेगा, एक ही बार बहुत सारा याद नहीं रहेगा। 2 नियम आपको मैं समझाया अभी कि 2 पूर्ण संख्याओं का, किन्हीं 2 पूर्ण संख्या का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है, किसमें? संबरक गुण में। सीधे तौर पर परिभाषा है, आपको याद रखना है कि किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। यह किस नियम के तहत आता है? संबरक गुण के तहत आता है। क्रम विनिमय आप समझ चुके हैं, तो आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब यहां पर निगेटिव आंसर आपको ढूंढना है। तो निगेटिव आंसर ढूंढना है। क्वेश्चन पर आइए। नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। यह क्वेश्चन बिल्कुल, ये ऑप्शन सही है, आपको हमको सत्य नहीं है देखना है। नमूनों के अवलोकन से सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। आप लोग टीएलएम यूज किए होंगे, डीएलएड का कोर्स किए होंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, विभिन्न प्रकार के नमूनों का प्रयोग उसमें किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के नमूनों का प्रयोग क्यों किया जाता है भाई? आपको कहा गया होगा कॉलेज में, अगर आप हनुमान खुद नहीं होंगे तो कहा गया होगा कि बना करके लाइए, तो बना करके ले गए होंगे। तो उससे क्या होता है, बच्चों में इंटरेस्ट जगता है देखने में, समझ में। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज की आकृति हमने उसके सामने प्रस्तुत की, एक घन की आकृति प्रस्तुत की, एक घनाभ की आकृति प्रस्तुत की, ये विभिन्न नमूनों को देखा, उसके बारे में समझा, तो उसके गुण का अस्थायित्व उसके मस्तिष्क में आ जाता है। तो नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। ठीक है, गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल है, गणित है तो तर्क पर ही आधारित है। कहा गया, गणित को क्या कहा गया है? बच्चों के मस्तिष्क का अभ्यास का एक्सरसाइज कहा गया है। क्यों? तर्क शक्ति का विकास होता है, चिंतन शक्ति का विकास होता है। किससे विकास होता है? तो गणित से।
गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। बिल्कुल सम्मिलित है भाई। गणितीय अधिगम में संवाद सम्मिलित होता है। गणित रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। खाना के रसोई से लेकर के और बाजार में सामान खरीदने से लेकर के आपके चलने के कदमों तक हर में गणित जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों बिल्कुल सही है। तो अब मेरा मन तो कहता है बिना पढ़े चौथा को कर दीजिए, आंसर हो गया। लेकिन आप देख लो, गणित की ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। किसने कह दिया भाई? भूमिका है। संस्कृति के बिना कुछ नहीं। हमारे गणित का उद्भव भी वैदिक गणित से है। भारतीय गणित का उद्भव भी वैदिक गणित से है, जिसमें हमारी संस्कृति का अहम योगदान है। इसीलिए हम इस पॉइंट्स को गलत करते हैं, निगेटिव पॉइंट्स हो गया। और आंसर भी चूंकि निगेटिव को ढूंढना था, इसलिए हमारा 4 नंबर इसका आंसर हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब अगले क्वेश्चन की ओर आप चलें। ये बेवकूफ, यही मिलेगा जगह। अब अगले क्वेश्चन की ओर आइए। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्राथमिक स्तर मतलब 1 to 5 का लेवल। किसका लेवल? 1 to 5 को प्राथमिक स्तर माना गया है। तो अब आप देखिए, प्राथमिक स्तर के लिए निम्नलिखित में कौन सा, थोड़ा सा सोचिए आप। संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक, संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ना चाहिए, अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। ठीक, गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक के रूप में लिखना सिखाना चाहिए। संख्याओं को अनुक्रम में और संगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। नहीं भाई, अब इसमें देखिए सीरीज बनाया गया है भाई मेरे, इसमें आंसर जो है सो सीरीज में है। आप ऑप्शन को देख लीजिए, क्वेश्चन को देख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे हम। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? संख्याओं के अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो संख्याओं के अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नहीं, व्यवहारिक समझ भी प्रोत्साहित करना। यहां अंतर्दर्शी ही सिर्फ नहीं होगा हमारा, समझे? अंतर्दर्शी ही सिर्फ होगा तो गलत। पहले हम आंसर डिसाइड कर देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इधर आओ ना भाई। हाँ ठीक है, अब तो ठीक है। तो वो हम लॉक करते हैं, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है ये। अच्छा, संख्याओं को लिखना ये अंतर्दर्शी नहीं होगा, बाह्यदर्शी भी होगा। ये पॉइंट्स को फिलहाल काट दीजिए आप। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। ठीक है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 के बाद 5। क्या इस क्रम में हम बच्चों को पढ़ाते हैं? इस क्रम के बिना पढ़ा सकते? नहीं पढ़ा सकते। तो ये पॉइंट मेरा ठीक है। गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक के रूप में लिखना सिखाना चाहिए। ये भी ठीक है। पहले संख्यांक की जानकारी दें, तब संख्या की जानकारी दी जाती है। ये 2 और 3 तो ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा ऑप्शन सॉरी, संख्याओं को अनुक्रम में असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, अर्थात 2 और 3 आपका सही होगा। तो 2 और 3 सही होगा। तो हम सीरीज में देख लेते हैं कि किस में आता है 2 और 3। तो 2 और 3 2 नंबर में आता है हमारे ख्याल से, नहीं 3 और 4 है। 2 और 3 4 नंबर में आया। यहां 4 नंबर में 2 और 3 आता है। इसका आंसर हो गया 4 नंबर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं पहले व्याख्या कर चुका हूं। थोड़ा गौर से देखिएगा, टाइम दीजिएगा तो देखने में अच्छा लगेगा। अगर स्किप कर देते हैं, अच्छा नहीं लगता है, कमेंट कीजिए भाई। मैं कुछ कमियां कर रहा हूं, मुझे पता है, जानबूझ के कर रहा हूं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इसलिए कमेंट कीजिए। कमेंट में कंजूसी मत किया कीजिए। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो प्राथमिक स्तर पर गणित को पढ़ने के लिए कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? आप इसको आप गौर से देखिए। उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना। कभी भी आप जो पढ़ा रहे हैं, एनसीएफ लगातार कहता है ये जवाब कभी भी सीटेट में मत लगाइएगा। आज नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं, किसी क्वेश्चन में कहीं भी ये जवाब मत दीजिएगा। आप बच्चे को ना प्रतियोगिता के लिए तैयार करते हैं, ना रोजगार के लिए तैयार करते हैं। उसको उसके अंदर वो क्षमता डेवलप करते हैं हम, जो रोजमर्रा में जो उसकी आवश्यकता है उसको वो पूर्ण कर सके। प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहित करने की के लिए प्रोत्साहन और तैयारी करना। प्रौद्योगिकी के लिए भी नहीं, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। एब्सोल्युटली राइट। हम गणित को क्या कर रहे हैं? बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बना रहे हैं, ना कि रोजगार के लिए तैयार कर रहे हैं, प्रौद्योगिकी के लिए तैयार कर रहे हैं, परिकलन में शुद्धता को विकसित कर रहे हैं। ये सब पॉइंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? तो ये एक पार्टिकुलर क्षेत्र की ओर आपको दे रहा है।
और हमको अगर उसके बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बना देते हैं तो हर एक क्षेत्र में वो काम करेगा गणित उसका। हमारा उद्देश्य ये है एनसीएफ का। तो गौर से देखिएगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में, गारंटेड मिलेगा। तो इस टाइप का जवाब नहीं देना है। बहुत ऑप्शन में आप देखिएगा, क्या समझे आप, न पढ़ाई के लिए, न रोजगार के लिए, न प्रौद्योगिकी के लिए, ना ही परिकलन में शुद्धता के लिए, इसमें एक चीज छोड़ दिया है, ना ही परीक्षा के लिए। ठीक, ये सब निगेटिव पॉइंट्स हैं, इन सब के लिए मैं उसको तैयार नहीं कर रहा हूं। हम उसके दैनिक जीवन में उसके अनुभव का भाग बनाने के लिए, दैनिक आवश्यकता पूर्ति के लिए, गणित से संदर्भित बातों के लिए उसे हम तैयार कर रहे हैं। तो गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाने के लिए हम उसको तैयार कर रहे हैं। कोई दिक्कत होगी कमेंट कीजिएगा भाइयों। निश्चित तौर पर पढ़ने में मन लगता है कि नहीं लगता है, ये भी कोई नहीं बताते हैं कि हमको मन लगता है नहीं लगता है। भाई नहीं मन लगता है तो कहिए, मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा अपने आप को। मैं तो ऐसे ही हूं, जैसा हूं वैसा ही हूं, लेकिन मैं पढ़ाने की कोशिश आपको लगातार कर रहा हूं कि मैं आपका जो मूल विषय वस्तु है सीटेट को कंप्लीट करवाना, उसमें मेरा जो भी योगदान हो सकेगा मैं आपके लिए करूंगा। और लगातार सतत मैं आपके लिए प्रयत्नशील हूं। नहीं समझ में आए कमेंट कीजिएगा, फिर थोड़ा सा और डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। पीपीटी में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन क्वेश्चन विजुअलिटी समझ में आ रही है तो ठीक ही है। थोड़ा ये वन साइडेड हो गया है ये, खैर जो भी है, आपको क्वेश्चन क्लियर वे में दिखना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर वे में दिखना चाहिए। मैं दिखूं ना दिखूं कोई फर्क ना पड़ता है, आपको क्वेश्चन दिखना चाहिए। और जो मैं व्याख्या कर रहा हूं, जो समझा रहा हूं, वो आपके समझ में आनी चाहिए। मेरा उद्देश्य यहां है। और कोई समस्या हो तो कहिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही है भाई, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये इनका देखना है हमको। कौन सा कथन सही नहीं है? प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। आप निगेटिव खोजिएगा कि कौन सा कथन सही नहीं है। देख, कौन सा कथन सही नहीं है ये देखना है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, ये कथन सही नहीं हो सकता। अभी रुकिए। गणित में विचारों के सही संचरण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। चलिए, गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल का महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है। तर्क कौशल के बिना गणित संभव ही नहीं है। और यहां पर देख लीजिए, 2 नंबर को मैंने कहा है सही, हमको निगेटिव ढूंढना है, लेकिन ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो गणित के संदर्भ में सही हैं। गणित में विचारों के सही संचरण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। बराबर, जोड़, घटाव, ये सब अलग शब्दावली है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, ये बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर के अगर सबसे डैमेज हमको लग रहा है प्राथमिक स्तर पर नहीं, 4 नंबर को देखा जाए, गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। हर की श्रेणीबद्ध नहीं है, सब अपना अपना स्वतंत्र चर है। गणित में भी इसका 4 नंबर गलत है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, यानी चाक्षुषीकरण होता है। कल्पना बच्चे नहीं कर सकते, प्राथमिक स्तर के बच्चे बहुत अधिक कल्पना नहीं कर सकते। ये तीनों सही है, 4 नंबर आपका गलती। कहिएगा सर इतना सोच के क्यों जवाब देते हैं भाई मेरे, मैं कुछ बोल दूं ऐसे ही बिना व्याख्या का, बिना समझाए, तो हो सकता है गलत, क्योंकि मैं पहले नहीं देखता, सामने क्वेश्चन आता है मैं बड़बड़ाना शुरू करता हूं, यही मेरी आदत रही है। तो जो भी है आपके समझ में आना चाहिए। यानी क्वेश्चन गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है, याद रखिएगा, कल्पना की आवश्यकता नहीं है। गणित में विचारों को सही संचरण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। ये तीनों के तीनों पॉइंट सही हैं। सही नहीं है कौन सा पॉइंट? तो गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। गणितीय संकल्पना सभी अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, श्रेणीबद्ध नहीं होते हैं। सब एक संकल्पना एक ओर चलती, जैसे बीजगणित की ओर है, ज्यामिति की ओर है। हाँ, एक दूसरे से हल्का मुल्का परस्पर संबंधित हैं, लेकिन श्रेणीबद्ध हैं। जो बीजगणित सीख के ही हम ज्यामिति सीखेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर आप चलें। कहते हैं कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में किससे विद्यार्थियों के त्रिविमीय विवेचन, दिक् स्थान की समझ विकसित होने की संभावना सर्वाधिक है? तो अब देखिए, त्रिविमीय विवेचन, यहां इस पॉइंट को याद कीजिए। त्रिविमीय विवेचन क्या होता है?
2D और 3D आकृति के बारे में आपने समझा है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है उसको हम कहते हैं 3D, और जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है उसको क्या कहेंगे 2D। जिसमें 2 पृष्ठ हो गया और 3D हो गया, 3 पृष्ठ हो गया। तब प्रिज्म जैसे लेते हैं 3D आकृति है, तो उसकी समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना किसमें है? यहां देखिए, पहला कहता है चौपर आकृतियों को पहचानना। चौपर तो 3D में आते ही है, चलो ठीक है आगे लेते हैं। आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंडालेख खींचना, इसमें 2D ही होगा, 3D नहीं होगा, क्योंकि कॉपी पर अगर आप दंडालेख खींचिएगा तो ऐसे ऐसे बनाइएगा तो इससे 2D ही जाएगा, 3D नहीं आएगा। एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना, ये किसी डी में नहीं जाएगा। सुडोकू की पहेली को हल करना, इसमें कुछ नहीं जाएगा, इसमें संख्या ही भरना होता है। तो यहां पर जहां तक मैं बात करता हूं 3D आकृति विकसित होने की सर्वाधिक संभावना किसमें है? तो चौपर की आकृतियों की समझ में है। किसमें है? चौपर की आकृतियों के समझ में है। उसमें जब चौपर को हम घुमा करके देखेंगे तो उसमें 3D बीमा बनेगी। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? भिन्न भाई हम सबसे बेहतर किस में पढ़ा सकते हैं? तो कागज को मोड़ करके, ये भी ऑप्शन कई बार आया है। कागज को मोड़ करके उसको ऐसे फोल्ड कर लिए, उसको ऐसे फोल्ड कर दिए, देखो ये हाफ हो गया, तो हाफ हो गया तो आधा हो गया, तो आधा को कैसे लिखते हैं 1/2, दूसरे का आधा जोड़े तो आधा आधा ये जोड़ दिए तो ये पूरा हो गया। इस तरह से कागज से बहुत बेहतर समझा सकते हैं। लेकिन अभी हमारा क्या दिया गया है? बच्चों की भिन्न संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? संख्या चार्ट पर आप भिन्न नहीं पढ़ा सकते हैं, गिनतारा से नहीं पढ़ा सकते हैं, जियो बोर्ड से नहीं पढ़ा सकते हैं। जियो बोर्ड विभिन्न प्रकार के आकृतियों की समझ होती है, ना कि भिन्न की समझ होती है। आपको पता है ना जियो बोर्ड क्या होता है? संख्या चार्ट तो समझ ही गए, ऐसे कैसे लिखा जाता है 1 2 3 4, इसमें ग्रुप संख्याओं को बढ़ना होता है जिससे संख्याओं का ज्ञान होता है। यहां पर में हमारा आंसर हो जाएगा क्लिंजेयर रॉड। क्लिंजेयर रॉड क्यों हो जाएगा? इस रॉड्स में एक रॉड्स होता है जिसमें विभिन्न संख्याएं 1 2 3, तो इसको हम आधा आधा करके ऐसे करके समझा सकते हैं। उसमें हम एक इंडिकेशन ले लेंगे कि ये देखो इतना हुआ आधा, इतना से इतना हो गया पूरा, मतलब इसको मापोगे तो इसका आधा ये हुआ, तो ये हो गया 1/2 पार्ट। ऐसे करके हम क्लिंजर रॉड से समझा सकते हैं। क्लिंजर रॉड पर मैं TLM पर एक अलग से वीडियो बना देता हूं, उसको देखिएगा। गिनतारा जिसमें 1 2 3 गिनती सिखाई जाती है। जियो बोर्ड क्या हो गया? विभिन्न प्रकार के कीलें लगा दी जाती है और उसमें इसको खींच करके, रबरों को खींच करके और आकृति बनाई जाती है। मान लीजिए 4 कील लगा दिया गया ऐसे, उसमें एक रबर लगा दिया गया, ऐसे खींच करके उसको फंसा दिया गया, तो वो कहता है कि एक आयत बन गया। उसको दूरी संभाल लेंगे तो वर्ग बन गया, उसी में एक में फंसा के ऐसे कर देंगे, कहेंगे त्रिभुज बन गया। तो विभिन्न प्रकार की आकृतियों की समझ जियो बोर्ड से दी जाती है। लेकिन यहां पर हमको क्या कह रहा है? भिन्न की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त है? तो यहां दिए गए ऑप्शन में भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए क्लिंजर रॉड ही सबसे उपयुक्त है। अन्यथा मैंने चर्चा कर दी आपको कि जब क्वेश्चन आएगा अगर कागज का ऑप्शन रहता है तो सबसे उपयुक्त आंसर वो कागज वाला होता है। देखिएगा अगले क्वेश्चन में, चलिए। निम्नलिखित में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? काफी लाइटेड क्वेश्चन रहा है भाई मेरे। इसमें देखिए क्रम सूचक में प्रत्येक समूह में 3 सदस्य हैं, तो क्रम सूचक नहीं है, क्योंकि क्रम से 3 सदस्य हैं, इसमें क्रम की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रम 1 2 3 ऐसे जाएगा तब क्रम में जाएगा। इस डिब्बे में 3 पेंसिलों की कई समूह हैं, इससे कोई मतलब नहीं। इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूं, ठीक है भाई, तो पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, क्रम में हम इसको गिनेंगे तो क्रम सूचक हो गया। 3 की चर्चा सब में, लेकिन सबसे ऑथेंटिक 3 की चर्चा किसमें है? क्रम सूचक किसमें हो जाएगा? तो इसमें, इस इमारत की तीसरी मंजिल पर मैं रहता हूं, इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूं, तो पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तब तीसरी मंजिल, तो 1 2 3 क्रम सूचक में आ गया। इस सब में केवल 3 सदस्य में 3 टीम है, तो 3 को ही गिनिएगा। इसमें 3 पेंसिल है तो 3 3 गिनाएगा, 1 2 3 तो नहीं गिनाएगा। क्रम में आना है तो 1 2 3 गिनाना है, जो तो नहीं गिनाएगा। इस घर में 3 कमरे हैं, ये भी नहीं आएगा, तीनों एक ही फ्लोर पर अपने चाक्षुषीकरण करेगा, तो 1 2 3 तीसरी मंजिल पर रहता हूं, तो अपने आप गिनाएगा, क्रम सूचक में आएगा। सबसे ऑथेंटिक आंसर आपका ये। काफी रिनाउंड क्वेश्चन है, मिला हुआ क्वेश्चन होगा, सीटेट का दिया हुआ आंसर है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है।
सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक साल का मैंने क्वेश्चन 15 ऐसे पैरागोडी उठाया और आप लोगों से बात कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नयापन भी मैं अपने तरफ से भी क्वेश्चन लाऊंगा, इसे सराहेंगे आप लोग। अच्छा लगा समझाने में, समझने में अच्छा लगा तो मैं लगातार वीडियो लेके आऊंगा। बस वही आपकी सराहना चाहिए, काम करने में तो मजा आता ही है। आप नकारोगे शिथिल होके बैठ जाऊंगा मैं, लेकिन हारने वालों में से हूं नहीं। आप लिख दो, मैं चेंज करूंगा, नए नए तरीके से आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। शुद्ध कथन को पहचानिए। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, कभी नहीं होता है। ये होता है क्या? परिमाप और क्षेत्रफल समान होता है? नहीं होता है। किसी का परिमाप अलग, क्षेत्रफल अलग। अगर मैं कहता हूं आयत की लंबाई 2 है, लंबाई 2 है और चौड़ाई 4, क्षेत्रफल कितना हो गया? क्षेत्रफल बराबर 8। परिमाप कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 जोड़ 4, 6 दूना 12। तो दोनों में डिफरेंस हो गया, संख्यात्मक रूप से कभी बराबर नहीं हुआ, इसीलिए ये कोई पॉइंट से यहां खत्म हो गया। किसी आकृति के आकार का परिमाप का निर्धारण, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान होता है तो उसका परिमाप समान होगा। यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उसका क्षेत्रफल समान होगा। नहीं, क्षेत्रफल समान है तो परिमाप समान होगा, ये कोई जरूरी नहीं। अगर ये सही है तो ये भी सही है, परिमाप समान है तो क्षेत्रफल भी समान है, इसलिए ये दोनों पॉइंट तो नहीं होगा। आपका ये पॉइंट सही है, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है कि आकार में बीमाएं, लंबाई, चौड़ाई कितनी है, वो उसके परिमाप का निर्धारण करेगा कि कितना परिमाप होना चाहिए। तो इसका 2 नंबर पॉइंट सही है, ये तीनों पॉइंट गलत हैं। आप गौर से क्वेश्चन को देख लो, नहीं हुआ स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जैसे भी करना है कीजिए, लेकिन एकदम हंसते हंसते पढ़िए, सीखिए। और क्या कहें हम, अगले क्वेश्चन की ओर चले। सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है, सीटेट में कहीं से कुछ ऐसा नहीं है कि आपको संभावना लगे कि ये हमारा एग्जाम कहीं रुकेगा टुकेगा। हम तो कहते हैं इससे नॉर्मल एग्जाम आप किसी सब्जेक्ट का ना दिए होंगे, 9, 10, 11, 12 का भी ना दिए होंगे। थोड़ा सा साइकोलॉजी से घबरा रहे हैं, साइकोलॉजी है ही क्या भाई मेरे, तनी सोचिए। चिंतन। हमारा जिस समय सीटेट का एग्जाम था ना, कोई सिलेबस नहीं। 2011 में मैंने सीटेट पास किया, बीटेट पास किया, सारा पास किया, एक साथ चारों पास किया था। बाथरूम में भी जाते थे, सोचते रहते थे अरे क्या होता है, ऐसे कैसे होगा। साइंस का स्टूडेंट था, कभी साइकोलॉजी पढ़ा नहीं था, लेकिन उसके बाद जब बीएड में पढ़ने लगा, बीएड में ही अपीयरिंग था, तो ऐसे दिमाग में जहन में आ गया। आज लोग 10,000 लोग हमसे पढ़ करके शिक्षक बन चुके हैं। एक नाम है, ऑनलाइन में तो नहीं, ऑफलाइन में जरूर नाम है, अपने एरिया में जरूर नाम है। तो वही तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि लगातार आप लोगों के बीच आऊं, जिससे कि सारे लोग मुझे जाने कि मैं क्या पढ़ा सकता हूं, कैसे पढ़ा सकता हूं, क्या कर सकता हूं। ये मैं आप लोगों के सामने लगातार आ रहा हूं, सीना ठोक के आ रहा हूं। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानना है। गणितीय समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की, अगर हम संख्या रेखा उनको समझाते हैं कि 0 से दाईं ओर प्लस और बाईं ओर माइनस, तो यहां जैसे 1, 2, 3, 4 बढ़ता है, यहां -1, -2 बढ़ता है। आमदनी और खर्च कैसे होता है, प्लस माइनस कैसे होता है, अगर उनको हम समझाते हैं तो काफी अच्छी बात है। इनसे ये तो पॉइंट बिल्कुल सही है कि गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए, तो समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। अब यहां पर आप देख लेते हैं, क्षेत्रफल मापन की संकल्पना परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना, बिल्कुल नहीं। हमेशा याद रखिएगा भाई मेरे, वैसे संदर्भ के अनुसार होता है, लेकिन केवल वाला निगेटिव आंसर में ही जाता है, पॉजिटिव में नहीं आता है, आप लोग को भी पता होगा। और इसका उपयोग बखूबी कीजिएगा, आपको नंबर 2-3 नंबर तो जरूर मिलेगा। कि थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो उसी को अप्लाई कर दीजिएगा, किसी में सही आंसर भी होगा तो गलत लगा के चलाइएगा, तो हमरा छिका फोड़िएगा, हमरे का पार पड़ के वो बोल दिए। थोड़ा सा अपना समझ विकसित करते हुए, लेकिन केवल वाला नहीं होता है पॉजिटिव आंसर में, केवल उच्च प्राथमिक स्तर और बाकी उसके बाद और उससे पहले वाला क्या झाल बजाएगा। बीजगणित के विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है, बिल्कुल नहीं डाली जा सकती है बीजगणित। जब तक उसको संख्या का पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उसको x y मानना
मतलब चर और अचर का डिफरेंस कैसे समझा लेंगे, संभव ही नहीं है। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर दिया जाएगा, तो प्राथमिक स्तर में क्या बेल छिल के आएगा बच्चा? प्राथमिक स्तर से ही देना है हमको, उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं देना है। इसलिए इसका 1 नंबर आंसर बिल्कुल सही है। 1 नंबर के साथ आप रहिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। मन लग रहा है पढ़ने में कि नहीं भाई? नहीं मन लग रहा हो तो स्किप मत कीजिएगा, हमको लिख दीजिएगा कमेंट करके कि भाई आप पढ़ा रहे हैं, आपका पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हम फिर सोचेंगे कि क्या तब्दीली हम कर सकते हैं, लेकिन कमेंट कर दीजिएगा, छोड़िएगा मत। शेयर भी कीजिएगा अधिक से अधिक लोगों तक, क्योंकि यूट्यूब कम लोगों तक पहुंचाता है वीडियो, तो वीडियो सारे लोग तक पहुंच नहीं पाता है। जो वीडियो पहुंचते हैं उनसे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, और जो नहीं पहुंच पाता है उनसे लाभान्वित। और देखिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। अब आप त्रिभुज की अवधारणा की जानकारी दे रहे हैं, तो शुद्ध कथन को पहचानना है। बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट भी सही है, क्योंकि एक बार में एक ही परिकल्पना अगर उनके मस्तिष्क में विकसित करता तो आसानी से समझ लेगा, और एक साथ कई खिचड़ी बना देंगे तो बच्चों का दिमाग है वो एडजस्टेबल नहीं होगा, क्योंकि परिपक्वता तो आई नहीं है। तो ये पॉइंट अभी हमारे जिंदा रखने लायक हैं, रखते हैं। और आगे देखते हैं। बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत की जानी चाहिए। बिल्कुल नहीं, एक ही प्रकार की आकृति एक बार में देंगे तो उनका समझ विकसित होगा। सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दी जानी चाहिए। बिल्कुल नहीं। संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज प्रस्तुत करना है। बिल्कुल नहीं भाई मेरे। तो यहां पर में मेरा ये जवाब होगा कि प्राथमिक स्तर पर त्रिभुज की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन क्या होना चाहिए, तो ये से है कि बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। त्रिभुज को दिखाएंगे, उसके बाद उसको त्रिभुज के बारे में समझाएंगे। जब त्रिभुज की अवधारणा पूरी तरह विकसित हो जाएगी, स्कीमा बन जाएगा कि ये कौन कौन सा त्रिभुज है, तब अन्य आकृतियों से उसको मिलाएंगे। हम सबसे पहले त्रिभुज को ही लेंगे। हमारे ख्याल से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को आप। अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसमें इस बीच में न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन थे, इसलिए नंबरिंग थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है, डायरेक्ट मैंने उठाया है। अब यहां कहता है गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। वांछनीय का अर्थ क्या होता है? आवश्यक। क्या होता है? आवश्यक। अवांछनीय मतलब होता है अनावश्यक, और वांछनीय मतलब होता है आवश्यक। संस्कृत के शब्द हैं, हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। अगर किन्हीं को दिक्कत हो रही हो इसलिए मैंने कह दिया। तो गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है। तो यहां पर में अगर हम देखते हैं तो गणित का शिक्षण कैसे चलेगा, तो गणित का शिक्षण समझ पर चलता है। तो खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, नहीं ये आवश्यक नहीं है। विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों का हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। बिल्कुल नहीं, अपने तरह से स्वतंत्र जब सोचेगा नहीं बच्चा तो उनके अपने मस्तिष्क का विकास नहीं होगा, और गणित को जब तक समझेगा नहीं तब तक मस्तिष्क का विकास हो ही नहीं सकता है। भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। अब मुक्त उत्तर वाला ये तो आंसर नहीं होगा, ओपन एंडेड। मैं एक बार समझा दूं, मुक्त उत्तर प्रश्न क्या होते हैं। जब एक प्रश्नों के कई छात्रों के द्वारा कई उत्तर दिया जा सकता है, जब अपने अपने मन से सब अलग अलग प्रकार के उत्तर देता है, तो उसको कहते हैं मुक्त उत्तर। जैसे हम कहते हैं 2 जोड़ 2 कितना होगा, तो 4। ये बंद आंसर वाला प्रश्न हुआ, क्योंकि कोई भी लड़का लड़की देगा तो इसमें एक ही उत्तर देगा। लेकिन हम कहते हैं कोई 2 ऐसी संख्या बताओ जिसका योग 15 हो, तो हम ऐसा अगर पूछते हैं तो कोई कहेगा 10 जोड़ 5 हो गया सर, कोई कहेगा 12 जोड़ 3 हो गया सर, कोई कहेगा 14 जोड़ 1 हो गया। यानी इसके एक ही प्रश्न के अभी मैं 3 उदाहरण में प्रस्तुत किया, इसके 13 उदाहरण हो सकते हैं, 8, 7, 15 भी हो सकता है। तो ये हो गया मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। ये कौन सा प्रश्न हो गया? मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। और ये हो गया बंद उत्तर वाला प्रश्न। ठीक है, समझ गए होंगे। 1 नंबर का बार बार ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो ये तो होना ही होता है।
संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। जब अंदर से उसके अंदर संख्याओं की समझ हो जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 10 है, तब क्या होगा, वो काफी डेवलप हो जाएगा, उसका संख्या पद्धति काफी डेवलप हो जाएगा। बच्चे आसानी से समझ भी जाएंगे, स्ट्रांग भी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अब यहां पर देखिए आप लोग, मैं हट जाता हूं थोड़ा सा, क्वेश्चन आप लोग विजिबिलिटी में लीजिए। गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। उस आयत का क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर। और गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। तो यहां पर मैं क्वेश्चन को गौर कीजिएगा। पहला कहता है आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 है। ठीक है, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यांक 4 है। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे दीजिए। अब इसमें कहता है ए बंद सिरे वाला प्रश्न है और बी सी डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। अभी मैंने बंद उत्तर और मुक्त उत्तर वाला प्रश्न आपको समझाया है। तो ये तो भाई परिमाप दिया गया 30, एक भुजा दे दिया, तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई पर निकालेगा, हमको ये कहिए 30, तो एक के आंसर सब निकालेगा कि अलग अलग आंसर निकालेगा? एक के आंसर निकालेगा। तो हो गया बंद अंतर वाला प्रश्न। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन इसमें और भी देखिए, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यांक 4 है। ठीक है, ये अधिक बंद उत्तर वाला हो सकता है। 0-8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए, ये नहीं हो सकता है। ये मुक्त उत्तर वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याएं की सूची, तो जितना अभाज्य संख्या है उतना ही ना लेगा, कि अपने तरफ से अभाज्य संख्या तो बना नहीं देगा। तो इसका सभी छात्र फिक्स उत्तर देंगे, तो इसलिए ये तो नहीं हुआ। आयतों के बारे में निम्नलिखित में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे दीजिए। चलिए, ये भी हो गया आपका मुक्त उत्तर प्रश्न, ये भी हो गया मुक्त उत्तर प्रश्न। तो अब यहां देखते हैं AC बंद सिरे वाला प्रश्न है और BD मुक्त उत्तर वाला नहीं। AB बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और 3-4 मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। नहीं, 1, 2 D बंद सिरे वाले प्रश्न है और D मुक्त सिरे वाला है। यहां पर मैं ये बंद सिरा A और D बंद सिरा वाला नहीं, A और C बंद सिरे वाला, A और C बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और BD मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। ये जवाब आपका बिल्कुल सही हो गया। आपको यहां समझना क्या था, मुक्त, जिसके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं वो हो गया मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, और जिसका निर्धारित एक उत्तर होता है वो हो गया बंद सिरा वाला प्रश्न। ये 15 क्वेश्चनों का सीरीज लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया था। मैं उम्मीद करता हूं आप इन क्वेश्चंस को समझे होंगे। अगर समझ गए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद। मैं दूसरे दिन दूसरे वीडियो के साथ नई एनर्जी के साथ आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।